सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विश्वा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के स्टूडेंट्स के बारे में। बेसिकली जब हम न्यू क्लास 12 में आते हैं तो वो हमारे लिए एकदम प्रेशर होती है, क्योंकि 11th में ज़्यादातर स्टूडेंट्स मौज कर कर आते हैं। मैं सभी की नहीं बोल रहा, कुछ होते हैं मेरे जैसे। फिर जब हम क्लास 12 में आते हैं तो हम एकदम से अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते और कोई स्ट्रेटेजी भी नहीं बना पाते कि हमें पढ़ना कैसे है। तो बेसिकली ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है और इस वीडियो में हम टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12 के बोर्ड के साथ साथ जो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी क्लास 11th और 12th के साथ साथ अपनी IIT JEE और नीट और NDA की प्रिपरेशन करते हैं, तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम उन सभी बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट की बातें करेंगे। तो गाइस, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि शायद आपको पता हो कि क्लास 12 एंड 10 CBSE का बोर्ड का पैटर्न चेंज हो गया है। अब से आपके एग्ज़ाम 2 टर्म में हुआ करेंगे। जैसे पहले स्कूल में होते थे 8th 9th में, पहले फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हुआ करते थे, फिर बाद में सेकंड टर्म के एग्ज़ाम हुआ करते थे। तो उसी के दोनों टर्म्स के बेसिस पर आपका फाइनल रिज़ल्ट तैयार किया जाता था। अब से बोर्ड के एग्ज़ाम भी ऐसे ही हुआ करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म का हुआ करेगा, फिर सेकंड टर्म का। अभी आपके पास ये कुछ 7 to 8 मंथ है जिसमें आपको अपनी पूरी, अगर आप क्लास 10th में हैं, क्लास 12th में हैं, तो आपको अपनी पूरी स्टडी की प्रिपरेशन करनी है। तो उसके लिए आपका फर्स्ट टर्म अक्टूबर या नवंबर में होगा, और जिसमें कि कोरोना की अगर थर्ड वेव आती है तो आपका एग्ज़ाम शायद स्कूल में ही हो। यार वैसे तो कोरोना की थर्ड वेव आनी नहीं चाहिए, बिकॉज जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने बोला है कि कोरोना की जो थर्ड वेव होगी वो बेसिकली टीनेजर्स के लिए आएगी, क्योंकि और क्लास 10th और 12th में मैक्सिमम 18 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स होते हैं, और उससे भी ज़्यादा फिर एग्ज़ाम से ज़्यादा हमारी सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। तो हम अभी भी यही प्रेयर करते हैं कि कोरोना की थर्ड वेव आ ही ना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गंदी चीज़ है बेसिकली हम स्टूडेंट्स के लिए। तो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो अभी जुलाई में आपका सिलेबस डिस्कस होकर ऑफिशियली अनाउंस होगा, फिर आपकी मार्केट में बुक पब्लिश होंगी। सिलेबस मतलब अब लास्ट ईयर कोरोना के चक्कर में हमारा जब मैं क्लास 12 में था तो हमारा 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था। तो शायद इस बार भी या तो वही सेम रहे, 30% ही रिड्यूस हो, या फिर और रिड्यूस हो सकता है, या फिर फुल सिलेबस आ सकता है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के लिए तो हम बहुत लेट हो चुके थे, इसलिए हमारा 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था। शायद आप लोगों के लिए 30% सिलेबस रिड्यूस ना हो, ऐसे ही पूरा सिलेबस आ जाए, क्योंकि सिलेबस ऐड होना तो बहुत मुश्किल है, रिड्यूस ही हो सकता है, या फिर जो सिलेबस है क्लास 10th 12th का वही रहे। फिर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर डेट डिसाइड करके, यानी सिलेबस डिसाइड करके सिलेबस ऑफिशियली अनाउंस करेंगे, फिर मार्केट में बुक परचेज होंगी, फिर आप लोग सोच रहे होंगे तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप थोड़ा गलत हो सकते हैं, पर आपको अपनी स्टडी अभी से स्टार्ट करनी। अगर आप सोच रहे हैं कि हम फर्स्ट टर्म से पहले केवल फर्स्ट टर्म का ही सिलेबस पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल गलत हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म के फिनिश होने के बाद आपको बहुत कम टाइम मिलेगा और दोनों टर्म में 50% सिलेबस आएगा। तो आपको फर्स्ट टर्म के बाद बहुत कम टाइम मिल पाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म में तो अभी आपके पास कुछ टाइम है जिसमें आप अपना 50% सिलेबस आराम से कवर कर लोगे। लेकिन फिर अक्टूबर या नवंबर में आपका सेकंड टर्म होगा, फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होकर चुकेंगे, फिर आपका सेकंड टर्म स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको अक्टूबर नवंबर के बाद दिसंबर मिलेगा, फिर जैन मिलेगा, फेब मिलेगा। आप सोचेंगे जैन में कर लेंगे, दिसंबर के बाद जैन में कर लेंगे। जैन में आपके बोर्ड्स के प्रैक्टिकल्स वगैरह चलते हैं, तो शायद आप ना कर पाओ, इसीलिए आपको अपना फर्स्ट टर्म से पहले ही अपना मेजर सिलेबस कंप्लीट कर चलना है।
हमारे टाइम पर क्या होता था, हमारा बोर्ड्स में जो फैब में हमारे बोर्ड्स हुआ करते थे तो हमारा पूरा सिलेबस आया करता था। पर अब पैटर्न चेंज हो गया, अब हाफ में आएगा, फिर फुल, फिर हाफ बाद में आएगा। तो आप शुरू का हाफ तो कुछ 2-3 मंथ्स में कवर कर लोगे, पर जो लास्ट का हाफ बचता है, फिर जो दोनों को मिलाकर ही आपका फाइनल रिज़ल्ट तैयार होगा। और उसके बाद में फिर आ जाएंगे आपका प्रैक्टिकल, और फिर बीच में आपके स्कूल के टेस्ट वगैरह होते हैं। फिर उसमें टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। हमारे ऊपर तो ये था, प्रेशर था कि हाँ हमें बस फैब में जाकर अपने बोर्ड देने हैं। अब आपका हाफ स्टम में तो ये थोड़ा झंझट होता है। तो आप पहले से अपना ज़्यादातर सिलेबस कंप्लीट कर कर चलेंगे। मार्केट्स की बुकों पर ज़्यादा बिलीव ना रखें। सिलेबस तो आपको करना ही करना है, भले ही वो रिड्यूस हो जाए। अगर आप जेईई नीट के स्टूडेंट्स हो तो आपको पूरा सिलेबस करना ही है। और सिलेबस रिड्यूस होता भी है तो ऐसा रिड्यूस होता है कि वो, अगर आप जेईई नीट के स्टूडेंट्स तो उनको बता रहा हूँ मैं कि ऐसा रिड्यूस होता है कि जो चैप्टर होते हैं, जो टॉपिक होते हैं, वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो जिससे कि हमारा माइंड एकदम से उन चीज़ों पर क्लिक नहीं कर पाता। तो इसलिए हमें मेजर से पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करना होता है। तो अगर आप जेईई नीट के स्टूडेंट्स हैं, वैसे तो उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, पर फिर भी मैं और बोर्ड्स के बच्चों को बता रहा हूँ, उनकी नॉलेज में आ जाए। फिर आप लोग पूछेंगे कि भैया फिर हम अपने 12th में हमें कैसे पता कि जब तो सिलेबस नहीं आएगा तो हम क्या क्या पढ़ें, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो वैसे तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा, शायद हो सकता है आने वाला दूसरा वीडियो उसी चीज़ के ऊपर हो कि 12th होते हैं, क्लास 12th के लिए बनाऊँगा कि 12th में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से कम होते हैं, किसकी वेटेज ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है आने की। तो अगर आपके घर में कोई पुरानी बुक हो या फिर पुराने कोई अनसॉल्व पेपर पड़े हों या फिर PYQ पड़े हों, तो आप उनसे देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक या कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन ज़्यादा बार आ चुका है। तो उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप अगर अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देंगे तो ये आपके लिए ही बहुत बेस्ट रहेगा। आप बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि हम बोर्ड्स में 95% या उससे ज़्यादा कैसे लाएँ। हाँ, जब मैं भी क्लास 12th के बोर्ड्स दे रहा था, जब प्रिपरेशन कर रहा था, जब कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई थी कैंसिलेशन के बारे में, तो मेरा भी गोल यही रहता था कि मैं अपने बोर्ड्स में 95% कैसे ला सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, कितनी मेहनत कर सकता हूँ कि जिससे मेरे बोर्ड्स में 95% आए। तो चलिए अब उसी के बारे में बात करते हैं कि बोर्ड्स में 95% कैसे लाए जा सकते हैं, इसके लिए क्या क्या करना होगा, क्या क्या नहीं करना होगा। तो चलिए, इसमें सबसे पहली चीज़ आती है सेट योर एम। हमें अपना सबसे पहले गोल सेट करना होता है कि हम भाग किस चीज़ के पीछे रहें। बहुत से लोग होते हैं जो अपने बोर्ड्स के साथ साथ अपनी IIT JEE और नीट्स की प्रिपरेशन करते हैं, NDA की प्रिपरेशन करते हैं। तो उनके एग्ज़ाम थोड़े अलग टाइप के होते हैं, मतलब थोड़े हार्ड लेवल के होते हैं। तो या तो बच्चों को ये होना चाहिए कि हमें केवल अपने बोर्ड्स की तैयारी करनी है, या फिर ओनली हमें अपनी IIT JEE की प्रिपरेशन करनी है और नीट की। फिर तीसरा आता है बोथ, हम दोनों की तैयारी एक साथ करेंगे, मतलब इतना टाइम हम अपने बोर्ड्स को देंगे, इतना टाइम अपने IIT JEE नीट की प्रिपरेशन को देंगे, तो उससे थोड़ा हेल्प मिलती है। फिर दूसरा आता है डिसिप्लिन, कि हमें कब क्या पढ़ना है। पूरी एक चेकलिस्ट टाइप का होना चाहिए कि हमें जुलाई के महीने में ये करना है, अगस्त के महीने में ये करना है, सितंबर के मंथ में ये करना है, अक्टूबर के मंथ में ये करना है। तो पूरी एक चेकलिस्ट होनी चाहिए, शुरू से एक स्ट्रेटेजी टाइप का होना चाहिए और जिसका डिसिप्लिन होना चाहिए कि मेरे को ये करना है तो करना है। तो उससे ही बहुत हेल्प मिलती है। और अपना डेली का रूटीन होना चाहिए कि मुझे डेली एक सब कुछ करना है, तो इससे ही बहुत कुछ हेल्प मिलती है। फिर आती है हमारी स्ट्रेटेजी। हमारे पास अपनी पूरी बोर्ड तक की पूरी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कब क्या करना है। तो उससे हमारे बोर्ड्स का रिवीजन भी बीच बीच में हो जाता है और हमारा साथ साथ कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि बहुत बार हम ये सोचते हैं कि ये तब कर लेंगे, तब तक हम भूल जाते हैं। अगर वो एक तरफ हमारे पास कॉपी पर लिखा हुआ होता है या फिर दीवार पर बना हुआ होता है कि हमें कब क्या क्या करना है, और जैसे ही हो जाता है तो उसको टिक मार कर देते हैं, तो वो हमें हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो
स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर हमारे पास आता है डेली टाइम टेबल। हमें अपना डेली टाइम टेबल बनाना है और हमें रोज़ाना लिखना है कि हमने रोज़ क्या किया, क्या नहीं किया। इससे भी हाँ, ये भी सीधा डिसिप्लिन से लिंक्ड है, क्योंकि अगर हम अपने टाइम का हिसाब रखेंगे तो बहुत चीज़ें बदलती हैं। कि मैं भी बहुत 1 साल पहले बहुत मतलब इतना अच्छा नहीं था पढ़ाई में, पर मैंने भी अपना लाइफ में बहुत कुछ चेंज किया, अपना डेली टाइम टेबल बनाया, स्ट्रेटेजी बनाई, तो मेरे लिए भी बहुत प्रॉफिट हुआ, मुझे भी बहुत फ़ायदा मिला अपनी पढ़ाई करने में। फिर आता है रिसोर्सेज। अब देखो कोरोना टाइम में ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपनी स्टडी ऑनलाइन ही कर रहे हैं। कुछ जिनके घर के पास में इंस्टीट्यूट वगैरह है या फिर कुछ ऐसी कोचिंग में पढ़ते हैं तो वो लोग बाहर पढ़ सकते हैं, पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए अपने एक बार रिसोर्सेज चूज़ कर लो कि हमें कहाँ से पढ़ना है और किन किन बुक्स से पढ़ना है। क्योंकि अगर आप केवल बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको केवल NCERT ही बेस्ट है। जैसा मैंने किया था, मैंने भी NCERT ही पढ़ी थी। मेरे लिए तो NCERT ही बहुत सफिशिएंट रही थी, पर मैंने अपने साथ साथ JEE की प्रिपरेशन करी तो मैंने इसके साथ साथ अपनी बहुत एडवांस लेवल बुक भी चूज़ की। पर अगर आप केवल बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो NCERT इज़ बेस्ट। तो आप केवल बोर्ड्स के लिए हैं तो केवल NCERT करें, कोई भी मोटिव बुक्स चूज़ ना करें। और फिर आता है रिवीजन। तो रिवीजन के लिए NCERT बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमें कोई भी टॉपिक 1-2 बार ही नहीं पढ़ना होता। हमें उस टॉपिक को अगर हमें बोर्ड में 95% लाने हैं तो उसको कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज करना ही होता है। तो इसलिए NCERT पतली होती है, तो इसलिए वो जल्दी रिवीजन हो जाती है हमारी। अगर हम कोई मोटी बुक लेते हैं जैसे कि DC पांडे हुई, इस टाइप की बुक्स हुई जो JEE नीट के स्टूडेंट्स के लिए, तो इसमें हम रिवीजन करना बहुत टफ हो जाता है। मतलब इतना हमारे पास टाइम भी नहीं होता कि हम इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकें। तो इसलिए बोर्ड्स के लिए NCERT मस्ट है और 5 से 6 बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। फिर आते हैं PYQs। कम से कम हमें अपने बोर्ड्स के लिए 10 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाने हैं। अगर बोर्ड्स में 95% या उससे ज़्यादा चाहिए तो अगर हम ये नहीं करते हैं तो ये नहीं कि हमारे 95% नहीं आ पाएंगे, पर हाँ आपका एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा कि हाँ अब तो आप पूरे परफेक्ट हैं, आप बोर्ड्स में इतना अच्छा कर सकते हैं। इससे हमारी प्रैक्टिस होती है। फिर आता है सैम्पल पेपर्स। हमें कम से कम 10 से 12 सैम्पल पेपर्स लगाने होते हैं, क्योंकि जब भी मैं अपने क्लास 10th में था तो मैंने कम से कम 10 सैम्पल पेपर्स लगाए थे, और क्लास 12 में केवल मैथ्स के ही सैम्पल पेपर। हमें सैम्पल पेपर से ही बहुत हेल्प मिलती है, इससे हमारी स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। फिर आती है मिस्टेक्स, ब्लंडर्स। अगर बहुत से बच्चे होते हैं जो अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के दौरान या फिर JEE और नीट के प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे ब्लंडर्स, मतलब बहुत सी चीज़ें होते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए होती हैं, वो फिर भी करते हैं, तो फिर उससे उनके रिजल्ट में बहुत इफेक्ट आता है। ब्लंडर्स में पहला आता है फ़ोन, लैपटॉप या फिर आप कोई भी डिवाइस हुआ। अगर आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान कोई भी डिवाइस यूज़ करते हैं तो उससे आपका 50% माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि आप ये जो आपका जो स्क्रीनिंग टाइम होता है उससे जो ब्लू रेज आती हैं उससे आपके ब्रेन को बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसलिए इनका यूज़ ना करें तो बहुत अच्छा है। आप बोलेंगे भैया यार मैं तो अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, तो आप बोल रहे हैं कि फ़ोन और लैपटॉप से कैसे दूर रहूँ। तो केवल उसी टाइम पर यूज़ करो जिस टाइम पर आप अपनी क्लासेस ले रहे हो या फिर कुछ वहाँ के DPP वगैरह सॉल्व कर रहे हो, तभी इन चीज़ों का यूज़ करो, वरना बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शंस हो सकता है। डिस्ट्रैक्शंस। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड सर्कल। हमें अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाना है जिससे कि हमें भी हमारे फ्रेंड से मदद मिले। मतलब फ्रेंड्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि कोई फ्रेंड्स कहीं घूमने जा रहा है तो तुम्हें भी लेकर जा रहा है। मतलब फ्रेंड्स होने चाहिए पढ़ने वाले, और पढ़ने वाले भी हों तो ऐसे ना हो जो खुद पढ़े तुम्हें ना पढ़ने दें। तो फ्रेंड सर्कल का ही बहुत ध्यान रखना है। फिर आता है रिसोर्सेज। मैंने पहले ही बताया था रिसोर्सेज का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर इतना सारा कंटेंट
मिलता है। कुछ यूट्यूब पर कुछ वीडियोस होती हैं कि ये टॉपिक इतने आर्ट्स में, तो अपना एक ही रिसोर्स चूज़ करना है कि हमें केवल यहाँ से पढ़ना है और केवल इन्हीं टीचर से पढ़ना है, बाकी कहीं से नहीं करना, और केवल यही बुक लगानी और इसके अलावा कोई बुक नहीं लगानी। जो कोचिंग से काम मिलता है, इंस्टीट्यूट से काम मिलता है, केवल वही करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। बस रिसोर्सेज में यही ध्यान रखना है कि मतलब अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है कि ये सर थोड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं, इनसे जल्दी समझ में आ रहा है। तो अगर तुम्हें जो चीज़ बहुत ईजीली समझ में आ रही है तो सोचो, तो ये समझना कि वो अंदर ही अंदर तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब तुम उसको ठीक से समझ नहीं पा रहे हो, उसकी गहराई को नहीं समझ पा रहे। तो रिसोर्सेज का बहुत ध्यान रखना है। फिर अगला पॉइंट आता है इश्क मोहब्बत। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में इन चीज़ों गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। इस गलत नहीं है, पर स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत गलत है। तो मतलब इससे हमारा बहुत माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। हम भले ही किसी से थोड़ी देर ही बात करते हो, पर उसके चक्कर में हमारा पूरे दिन का माइंड डिस्ट्रैक्ट रहता है। तो इसलिए इन चीज़ों से बहुत दूर रहना, बहुत दूर। फिर अगला पॉइंट आता है फ्रिजल का मतलब होता है अपने काम को टालना, कि अभी नहीं, थोड़ी देर बात कर लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। अपना काम है, जो भी काम है उसको अभी करें, काम को बिल्कुल भी नहीं टालना है। क्योंकि जैसे हम कोई काम को करने लग जाते हैं तो उससे अगर हमारा मन भी नहीं होता है तो हमारा माइंड उसको काम को करने में लग जाता है। तो इस बात को भी बहुत ध्यान रखना है। फिर आते हैं कि अदर 5 सब्जेक्ट, और जैसे कि इंग्लिश। देखो यार, ये 5 सब्जेक्ट आपका लास्ट के 1 मंथ में हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश में याद तो आसानी से हो जाता है, पर लैंग्वेज जो होती है, ग्रामेटिकल इंग्लिश जो होती है, बस वो थोड़ी दिक्कत देती है। तो उसके लिए लास्ट का 1 मंथ ही काफ़ी है। अब जैसे कि मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं, जब मैं क्लास 10th में था तब मैंने पूरी 10th में इंग्लिश नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी। फिर लास्ट के 1 मंथ में मैंने अपनी कोचिंग लगाई, बस लास्ट के 1 मंथ के लिए लगाई थी। फिर मेरा बेसिकली यूपी बोर्ड से हूँ मैं। यूपी बोर्ड में थोड़ा ज़्यादा वो नहीं होता, तो फिर मैंने अपने यूपी बोर्ड था, तो फिर लास्ट की 1 मंथ में कोचिंग करी, तो फिर मेरे अपने बोर्ड्स में 86 मार्क्स। देन आई सजेस्ट यू कि आप लोग भी इंग्लिश लास्ट के 1 मंथ में करें तो अच्छा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो के लिए टाइम मिल जाएगा। सो इस वीडियो में मैंने जो भी बताया आप लोगों को, यार अपने कुछ एक्सपीरियंस से ही बताया, क्योंकि जब मैं अपने स्कूल लाइफ में था, अपने 10th 12th के बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहा था, तो जब जो मुझसे बड़े लोग थे, जो पेरेंट्स थे, टीचर्स थे, तो वो मुझसे जो बोलते थे वही बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो। और गाइस, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पीयूष विश्वनाथ चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, इस पर मैं अपने वीडियो से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ, तो मेरे इस इंस्टा पेज को फॉलो करें।